नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज है और इसमें हम उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो कि बीएस नेगी जी की पुस्तक है, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और अब तक इससे पहले हमने अध्याय 19 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारी कुल यहाँ पर 30 वीडियो आ चुकी हैं। तो यह हमारी वीडियो 31 होने वाली है और अध्याय 20 है और इसका नाम है उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था। तो भारत में कृषि की संगठनात्मक संरचना 1871 में लॉर्ड मेयो के काल में राजस्व व कृषि तथा वाणिज्य विभाग के साथ शुरू हुई। तो यह संपूर्ण, अगर हम देश की बात करते हैं जब, तो भारत में कृषि की जो संगठनात्मक संरचना है, तो 1871 से लॉर्ड मेयो के काल से यहाँ पर राजस्व, कृषि तथा वाणिज्य विभाग के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, प्रारंभ यहाँ पर होती है। कृषि विभाग की स्थापना भारत में 1875 में की जाती है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को यहाँ पर की गई है और जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली में है, हमारी राजधानी में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है 16 जुलाई 1929 में। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली संपूर्ण जो मिट्टी है, तो यहाँ पर 8 भागों में उसको बांटा है। तो यानी कृषि के लिए सबसे जो मुख्य अवयव है या घटक है, तो वह मिट्टी है। तो इसमें भारतीय जो यह कृषि अनुसंधान परिषद है, तो उसके द्वारा यहाँ पर हमारी संपूर्ण जो भारत है, तो उसकी मिट्टी को 8 भागों में मोटे तौर पर यहाँ पर विभाजित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद है, तो इसकी स्थापना पंतनगर में की गई है वर्ष 2003 में। यानी राज्य बनने के बाद उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई 2003 में। कहाँ पर की गई है? उधम सिंह नगर के पंतनगर में। ठीक है जी। इसके अलावा उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई 2003 में। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की भी स्थापना की गई है। कब की गई? 2003 में की गई। राज्य में उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, तो पहली कृषि नीति यहाँ पर कब लेके आई गई? तो 2011 में। तो राज्य में पहली कृषि नीति लागू हुई 2011 में। उसके बाद दूसरी कृषि नीति आती है 2018 में अधिसूचित की गई। तो दूसरी कृषि नीति 2018 में, पहली 2011, उसके बाद 2018 में। जैविक कृषि विधेयक 2019 को जनवरी 2020 में यहाँ पर राज्यपाल की मंजूरी मिलती है। जैविक कृषि विधेयक है और उसके बाद यहाँ पर मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाले यानी जैविक कृषि कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो उत्तराखंड क्या है? जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला पहला देश का राज्य है। और कब बना? जनवरी 2020 में। इसके बाद उत्तराखंड कृषि भूमि पट्टे में देने वाला देश का पहला राज्य बना। तो उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला यहाँ पर देश का पहला राज्य भी है। ठीक है जी। जैविक एक्ट बनाने वाला भी राज्य पहला है, पट्टे पर देने वाला राज्य भी पहला है उत्तराखंड। और साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना यानी ग्राम्या, तो ग्राम्या फेज 1 फेज 2 यहाँ पर चलाई जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है? उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्या है और इसके तहत जो पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण और पर्यावरण ह्रास हो रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ग्राम्य योजना चलाई जा रही है। कहाँ चलाई जा रही है? उत्तराखंड में। इसके बाद उत्तराखंड में जोतों का आकार। तो उत्तराखंड में 2015-16 की जो कृषि गणना है, तो उसके आधार पर कुल यहाँ पर क्या है? 8,81,305 जोते हैं, जबकि इनका कुल जो क्षेत्रफल है 7,47,320 हेक्टेयर है। और समस्त जोतों का औसत जो आकार है वह क्या है? 0.847 हेक्टेयर है। तो यानी जहाँ पर जो कुल कृषि की जाती है, उत्तराखंड में जो औसत जोते हैं तो वह कितनी है? यहाँ पर उनका जो औसत आकार है तो वह कितनी है? 0.847 हेक्टेयर है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? सीमांत जोत का यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सीमांत जोतों की अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर से भी कम इनकी क्या है? यहाँ पर कुल यहाँ पर जो सीमांत जोत हैं उनका 1 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल है। लघु जोत की बात करें तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक। अर्ध मध्यम जोत की बात करें 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक। मध्यम की 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर। और वृहद की बात करें तो 10 हेक्टेयर से अधिक यहाँ पर इनका औसत क्या है? आकार है। इसके बाद उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि का जो स्वरूप है
तो वह मात्र क्या है, निर्वाह है। यानी जो पर्वतक यहाँ पर जो कृषि की जाती है तो उसका अगर हम मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षा तुलना करें तो उसके अपेक्षा उनका जो यहाँ पर आउटपुट है या उनका जो रिज़ल्ट है या उनसे जितना उसमें मेहनत लगती है तो उसका जो यहाँ पर परिणाम मिलता है तो वह क्या है, सिर्फ निर्वाह करने वाला है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि क्या है, जीवन का आधार है। तो राज्य ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्वयं को क्या किया है, जैविक राज्य घोषित किया है। ठीक है जी। राज्य के लगभग 69.77, तो यानी लगभग 70% जो जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है और जिसका व्यवसाय कृषि पर आधारित है। और ऊपर आप पढ़ रहे होंगे कृषि का स्वरूप यहाँ पर मात्र क्या है, निर्वाह है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी कार्य किया जाना बाकी है। और राज्य में गुणात्मक बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य में क्या है, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन कब किया गया है, 14 मार्च 2001 में। तो राज्य में जो गुणात्मक बीज है यानी अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का यहाँ पर की गई स्थापना की गई है 14 मार्च 2001 को। ठीक है जी। उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, यानी उत्तराखंड ऑर्गेनिक जो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रदान करती है एजेंसी, उसका गठन कब किया गया, 8 जून 2006 को। तो 8 जून 2006 को गठन किया गया उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, तो किसानों को उनकी उपज का यहाँ पर उचित मूल्य दिलाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया, दिसंबर 2000 में इस बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड दिसंबर 2000 में। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल वाला जनपद है तो वह कौन सा है, उधम सिंह नगर है, जहाँ पर सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्या है, क्षेत्रफल वाली है उधम सिंह नगर। जबकि अगर हम सबसे कम शुद्ध बोया गए भूमि क्षेत्रफल की बात करें तो वो सबसे कम कहाँ है, चंपावत में। तो सर्वाधिक कहाँ है, जहाँ शुद्ध बोया गया जो भूमि क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, तो कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। और सबसे कम कहाँ है, हमारा चंपावत में है। दूसरा, राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला, तो यहाँ पर सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है, चमोली है। और सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है, नैनीताल में। तो सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला चमोली और सबसे कम कहाँ है, नैनीताल में। सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पौड़ी। तो सबसे ज़्यादा पलायन भी हमें पौड़ी में देखने को मिलता है और सर्वाधिक पर्वतीय भूमि कहाँ पर है, पौड़ी में है। और सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है जी। राज्य में सबसे अधिक जो चारागाह भूमि क्षेत्रफल है वह कहाँ है, चमोली में है। और सबसे कम कहाँ है, टिहरी में है। तो सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल चमोली, सबसे कम टिहरी में। उत्तराखंड सार पद्धति का यहाँ पर संबंध किससे है, फसल चक्र प्रणाली से है। उत्तराखंड में सार पद्धति, सार मल्य सार, निचली सार, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग सारों में यहाँ पर खेती की जाती है। एक बार ऊपरी क्षेत्र में, एक बार निचली क्षेत्र में, इस प्रकार से क्या है, या सार पद्धति है। इसका संबंध क्या है, यहाँ पर फसल चक्र प्रणाली से। उत्तराखंड में कई बार जिस हिसाब से अभी यूकोटर प्रदेश का पैटर्न है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पायकस्त या मध्यकालीन उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था का एक रूप था पायकस्त, जो अन्य गांवों के जो सिरतान असामी रहते हैं तो उनके द्वारा अन्य गांवों में की जाने वाली काश्त के लिए यहाँ पर क्या होता था, प्रयुक्त किया जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द हैं। सलाण, इसका शाब्दिक अर्थ है सलामी वाली, तो अर्थात यानी ढालू भूमि। तो सलाण यहाँ पर ढालू भूमि को कहते थे। अकर भूमि, अकर यानी भूमि, तो उत्तराखंड की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अकर उस कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था जो कि राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप में प्रदान की गई थी, यानी जिसमें कोई कर या कोई टैक्स जिस भूमि पर नहीं लगाया जाता था। कुल्यवाप, तो यह मध्यकालीन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रैका शासन काल में भूमि माप का बोधक था। क्या है, कुल्यवाप। और यह हम जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं, कुल्यवापम, खारवापम, तो यह हम कार्तिकेयपुर राजवंश और उससे पहले यहाँ पर कुनिंद वंश और साथ ही पौरव वंश में भी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मुख्यतः यह पौरव वंश में देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर खसरा है, तो खसरा, इसका संबंध उत्तराखंड के ब्रिटिश काल की उस भू व्यवस्था प्रबंध संबंधी लेखे जोखों के विवरण व संचिका से है। तो यानी जो उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में भू व्यवस्था में प्रबंध जो लेखा जोखा होता था तो वह क्या कहलाता था, खसरा कहलाता था, खसरा खतौनी। और तोक का है, तोक इस शब्द में किसी राजस्व ग्राम की परिसीमा के
अंतर्गत आने वाले उस परिधीय भूखंडों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यानी गांव है उसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर क्या कहा जाता, तोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य में मिट्टी या मृदा के प्रकार। तो पर्वतीय भागों में मृदा का जो पीएच मान है तो यह सामान्यतः क्या है 5.5 से या 6.5 तक यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या है जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जबकि बांगर पुराने जलोढ़ व खादर क्या होती है नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो बांगर क्या है पुराने जलोढ़ और खादर नई जलोढ़। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है जी, और धान एवं गेहूं की खेती की जाती है। दोमट क्या है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसमें धान और गेहूं की खेती की जाती है। और राज्य में पाई जाने वाली जो मृदा है तो उसको क्या है पर्वतीय मृदा के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद है काली मिट्टी। भारत में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में क्या है काली मिट्टी पाई जाती है और इसे रेगुर मृदा या काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो इसको रेगुर मृदा या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी क्या है उत्तराखंड, पहले भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक मिट्टी है पूरे भारत में दोमट मिट्टी, उसके बाद दूसरी है लाल मिट्टी। और जबकि उत्तराखंड में यह मिट्टी क्या है पर्वतीय ढालों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होने के कारण इसमें क्या होता है लो ऑक्साइड यहाँ पर अधिक पाया जाता है। इसके बाद दलदली मृदा। तो राज्य के तराई क्षेत्रों में दलदली मृदा पाई जाती है, जहाँ पर क्या है गन्ना व धान के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। अन्य मृदा, तो राज्य की शिवालिक श्रेणी की जो टर्सरी प्रकार की मिट्टी मिलती है और साथ ही नैनीताल के भीमताल के क्षेत्र में क्वार्ट्ज एवं ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद मिट्टी से संबंधित कुछ शब्द हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं स्थानीय बोलियों के अनुसार। चुपुड़ या चोपड़ी चिपचिपी मिट्टी को कहते हैं। छाछरो या उखार, तो यह रूखी मिट्टी को कहते हैं। पांग, नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है पांग कहा जाता है। बुनिया यानी जंगल की भूमि। लुआठी काली मिट्टी के लिए। कमेट या कमेड़ा या सफ़ेद मिट्टी के लिए प्रयोग होती है। इसके बाद है उत्तराखंड में कृषि भूमि। तो उत्तराखंड की अगर हम कृषि भूमि की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में 15% तक भूमि को ढालू बनाया जा सकता है। तो उत्तराखंड में जो भूमि है इसको 15% तक क्या है ढालदार बनाया जा सकता है। पर्वतीय भागों में कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के अनुसार विभाजित किया गया है। तो उत्तराखंड मुख्यतः यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो सिंचाई सुविधा के अनुसार इसको क्या है यहाँ पर 3 प्रकार की कृषि भूमि यहाँ पर पाई जाती है। पहला तालाब भूमि, दूसरी उपराऊ भूमि और थर्ड है इजरान। तो तालाब भूमि की बात करें वह भूमि जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, यानी जहाँ सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध हैं तालाब भूमि कहते हैं। यह भूमि उपराऊ भूमि से क्या होती है 3 गुना अच्छी मानी जाती है। और तालाबों को भी इसके कुछ अलग अलग वर्ग हैं या उपवर्ग हैं, तो उनमें हम उनको बांट सकते हैं, जिसमें सेरा है अधिक जल की प्रचुरता वाली उत्तम जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है सेरे में। दूसरा पणचर है आंशिक जलपूर्ति यानी थोड़ा कम जलपूर्ति वाला मध्यम भूमि पणचर कहते हैं। और सिमार कहते हैं जहाँ निरंतर जल पलवित रहने वाली भूमि और धान फसल के लिए क्या होती है उत्तम होती है। तो यहाँ पर लगातार क्या है जल रहता है और यह भूमि क्या है धान फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद है उपराऊ भूमि। तो दूसरे नंबर की भूमि है उपराऊ और पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में से यहाँ पर यह भूमि देखने को मिलती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा क्या होती है कम होती है यहाँ पर। तो उपराऊ भूमि को भी 2 वर्गों में इसको बांटते हैं, उपराऊ अव्वल और उपराऊ द्वयम। तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। इसके बाद तीसरी भूमि है हमारी इजरान। तो जंगलों के बीच पाई जाने वाली अपरिपक्व व पथरीली भूमि को क्या कहते हैं इजरान कहते हैं। यानी जो जंगलों के बीच में है और बंजर ज़मीनों की भूमि है जो अपरिपक्व है और पथरीली है, जहाँ पर पत्थर आदि हैं, तो उसको इजरान कहते हैं। और इजरान भूमि जिसे कटील भूमि भी इसे कटील भूमि भी कहते हैं। तो यह निम्न श्रेणी की भूमि होती है, यानी यह क्या होती है उपजाऊ या बहुत कम होती है। और राजस्व अभिलेखों में इसे क्या कहते हैं उखड़ भूमि भी कहते हैं। तो उपजाऊ कम होती है जिसे क्या कहते हैं इजरान या कटील भूमि भी इसको कहा जाता है। इसके बाद कुछ अन्य भूमियाँ हैं स्थानीय नामों के अनुसार। घर्या भूमि यानी पर्वतीय भागों में जो गाँव के निकट होती है उस भूमि को कहते हैं घर्या भूमि।
बुनिया या वनीय भूमि, जंगलों के निकट वाली भूमि को क्या कहते हैं, बुनिया या वनीय भूमि। और बिचला भूमि कहते हैं गाँव के बीच की जो भूमि होती है उसे बिचला भूमि कहते हैं। भूमि से संबंधित अन्य कुछ शब्द हैं जिसमें स्थानीय बोलियों में जो प्रयुक्त शब्द हैं तालाब या कुलियांदा, तो ये सिंचाई वाली भूमि को कहते हैं तालाब या कुलियांदा। उपराऊ कहते हैं वर्षा पर निर्भर वाली कृषि भूमि को उपराऊ। इजर, इजरान, कटुला या बुनिया, तो जंगल से लगी कृषि भूमि को क्या कहते हैं, इजर, इजरान, कटुला या बुनिया। इसके बाद सेरा, बगड़ या स्यार, तो नदी घाटी से लगी कृषि भूमि को क्या कहते हैं, सेरा, बगड़ या स्यार। सिमार या केदार कहते हैं दलदली कृषि भूमि को। ठीक है जी। ढुंगिया, ढुंगवाणी और औखड़, यानी पथरीली की जो कृषि भूमि है ढुंगिया, ढुंगवाणी और औखड़ कहते हैं। कटील कहते हैं निकृष्ट भूमि कृषि भूमि को जिसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल बहुत कम है। बांझ भूमि, तो बंजर जमीन को कहते हैं। गोचर भूमि, तो चारागाह भूमि को क्या कहते हैं, गोचर भूमि कहते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में चकबंदी की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी यहाँ पर कृषि जोतों का बिखराव है, यानी छोटे छोटे कृषि खेत हैं जहाँ पर खेती की जाती है। जिन कृषि जोतों का एकत्रीकरण करके बड़ी जोतों का निर्माण करना है क्या कहलाती है, चकबंदी कहलाती है। चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 को राज्य विधानसभा में 22 जुलाई 2016 में पारित किया गया था। ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड में राज्य के अंतर्गत जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर में एक एक चकबंदी इकाई क्या है यहाँ पर कार्यरत है। कहाँ कहाँ पर है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। ठीक है जी। चकबंदी के क्षेत्र में पौड़ी निवासी गणेश सिंह गरीब और उत्तरकाशी यमुना घाटी में राजेंद्र सिंह रावत ने अहम यहाँ पर योगदान दिया है। उत्तराखंड में जोत चकबंदी अधिनियम 2016 एवं उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी व्यवस्था नियम मूल 2020 यहाँ पर प्रख्यापित की गई है। तो पौड़ी निवासी गणेश सिंह गरीब और उत्तरकाशी यमुना घाटी में राजेंद्र सिंह रावत, इनका योगदान यहाँ पर चकबंदी के क्षेत्र में अहम है। इसके बाद राज्य की प्रमुख खेती, तो राज्य में अनेक प्रकार की खेतियाँ की जाती है जिसमें सबसे पहला जो नाम है वह है समोच्च खेती। तो समोच्च खेती कहते हैं कंटूर फार्मिंग को, और ऐसी खेती कम नमी वाली भूमि पर की जाती है जहाँ पर क्या है, नमी कम रहती है। दूसरा है सीढ़ीदार खेती, तो अधिक जो ढालदार भूमि होती है तो उन खेती को यहाँ पर क्या कहते हैं, सीढ़ीदार खेती कहते हैं, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जाती है, जिसे आड़ी जुताई से यहाँ पर कृषि की जाती है। और राज्य में सीढ़ीदार खेती पर्वतीय जिलों में की जाती है। इसके बाद है झूमिंग कृषि। झूमिंग खेती क्या होती है, स्थानांतरित खेती होती है। इसके तहत किसी एक स्थान पर वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है और फिर उसके कुछ समय बाद उसे छोड़कर दूसरी जगह यहाँ पर यही सेम प्रोसेस दोहराया जाता है। तो इससे भूमि की जो उर्वरता है वह बनी रहती है, और जब तक उर्वरता बनी हुई है यानी उपजाऊ है तब तक खेती की जाती है, फिर उसको छोड़कर दूसरी जगह यहाँ पर उसको जंगलों को साफ करके खेती की जाती है। इसको क्या कहते हैं, झूमिंग खेती कहते हैं। और मुख्यतः पहले जो यहाँ पर ऐसी जो जनजाति जो यहाँ पर लगातार स्थानांतरण करते थे, एक जगह से दूसरे स्थान जाते रहते थे, तो उनके द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती थी। झूमिंग कृषि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यहाँ पर अधिकतर प्रचलित है, जबकि राज्य की कुछ जनजातियाँ इस प्रकार की कृषि करती हैं। ठीक है जी। खेती बाड़ी से संबंधित कुछ शब्द हैं, कुछ अन्य जो शब्द हैं जिसमें अब्ड़ ओडा, दो खेतों की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, अब्ड़ या ओडा कहते हैं। कनाव, खेत का ऊपरी हिस्सा क्या कहते हैं, कनाव। इचाव कहते हैं खेत का निचला हिस्सा। हिल कहते हैं कीचड़ को। सार या सारी कहते हैं खेतों का समूह। रोपणी या रोपे कहते हैं रुपाई को। ग्यूसार, खेतों का वह समूह जहाँ गेहूँ बोया जाता है, ग्यूसार यानी गेहूँ की सार। बिन या बिजवाड़, रोपाई में धान की पौध होती है उसको क्या कहते हैं, बिजवाड़ या बिन कहते हैं। इसके अलावा अन्य के लिए भी यहाँ पर बिजवाड़ प्रयोग होती है, अलग अलग चीज़ों की बिजवाड़ होती है। भीड़ कहते हैं सीढ़ीदार खेत की जो अस्थायी दीवार होती है उसको भीड़ कहा जाता है, भीड़। बाड़, बाड़ी या सगवाड़ी, तो घर के समय भूमि जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, सगवाड़ी कहते हैं। कूल या गूल, सिंचाई हेतु जो अस्थायी नालियाँ बनी होती हैं उनको यहाँ पर कूल या गूल कहते हैं। इसके बाद है उत्तराखंड की प्रमुख फसलें। तो वर्तमान में राज्य में कुल क्षेत्रफल के 13.93% यहाँ पर जो भाग है तो उसमें यहाँ पर क्या है, लगभग 14% भाग पर कृषि की जाती है। और गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में कृषि भूमि
अधिक है। यानी मात्र जो हमारे टोटल जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड का, तो उसका केवल 13.97% पर ही खेती की जा रही है, और उसमें भी गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में कृषि अधिक होती है। तो राज्य की प्रमुख फसलें हैं हमारे, सबसे पहले फसल है गेहूँ, फिर धान है, फिर गन्ना है, फिर मंडुआ है। 4 मुख्य फसलें हैं, गेहूँ, धान, गन्ना, मंडुआ। तो सर्वाधिक यहाँ पर गेहूँ होता है, फिर धान होता है, फिर गन्ना, फिर मंडुआ। धान, मक्का, मंडुआ, झंगोरा राज्य की खरीफ ऋतु की फसलें हैं। धान, मक्का, मंडुआ और झंगोरा। और खरीफ सत्र 2022-23 से राज्य में प्रथम बार मंडुआ की खरीद की गई। कब की गई? 2022-23 से। तो प्रथम जो फसल है गेहूँ, राज्य की प्रमुख फसल है, जो लगभग क्या है 29% भूभाग पर बोई जाती है। तो यानी टोटल जो खेती होती है तो उसका क्या है 29% पर कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ उगाया जाता है, और राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूँ की खेती की जाती है। ठीक है जी। दूसरा है धान। तो राज्य में दूसरी प्रमुख फसल हमारी धान है, और उत्तराखंड की जो कुल कृषि भूमि है तो उसके कुल 27% भूभाग पर यहाँ पर क्या है धान बोया जाता है। 29% गेहूँ और 27% धान। और उत्तराखंड का हर्सिल क्षेत्र में पतले छिलके वाली जो राजमा है तो उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रामा सारई घाटी में क्या होता है? लाल चावल होता है, तो वह उसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित होने वाले लाल चावल को केंद्र सरकार की क्या है ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में योजना हेतु चुना गया है। ठीक है जी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ की फसल के अंतर्गत धान के लिए जो MSP यहाँ पर लागू किया गया था वह 2,369 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर करने की घोषणा की गई है, जिसमें फसलें हैं और उनके MSP की बात करें तो मंडुआ 4290 प्रति क्विंटल है रखी गई है, मिनिमम सेल प्राइस है MSP। गेहूँ 2425 प्रति क्विंटल, धान 2320 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद तीसरी हमारी फसल है गन्ना, जो कि नकदी फसल है। तो लगभग 10% भूभाग पर यह बोई जाती है। तो जो जितनी कुल हमारी खेती होती है तो उसका जो 10% है तो वह क्या है यहाँ पर गन्ना का उत्पादन उसमें किया जाता है, और यह नकदी फसल है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली यह नकदी फसल है। तो सर्वाधिक, केवल हम नकदी की बात करें तो नकदी फसल सर्वाधिक क्या है गन्ना यहाँ पर उत्पादन होता है। और सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिलों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक होता है उधम सिंह नगर में, फिर उसके बाद हरिद्वार में और तीसरा देहरादून में। राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उधम सिंह नगर में। इसके बाद मोटा अनाज। तो राज्य में यहाँ पर मोटे अनाजों को भी उगाया जाता है, जिसमें ज्वार बाजरा मुख्यतः है। इसके अलावा लघु मोटे अनाजों की हम बात करें तो लघु मोटे अनाजों में मंडुआ, झंगोरा, कोदा हमारे प्रमुख हैं। मंडुआ राज्य में सर्वाधिक मोटे अनाजों में बोई जाने वाली फसल है हमारी मंडुआ, या रागी भी कहते हैं। और इसका कुल बोए गए जो क्षेत्रफल है तो वह कितना है 7%। तो 7% भाग पर यहाँ पर क्या है कुल मंडुए की खेती की जाती है। उत्तराखंड में झंगोरा की खेती अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में ही की जाती है। झंगोरा की खेती, झंगोरा और कोदा क्या है पर्वतीय क्षेत्रों की क्या है खरीफ ऋतु की ये फसलें हैं, झंगोरा और कोदा। झंगोरा पर्वतीय क्षेत्र की खरीफ की फसल है, जिसे कहा जाता है $1 बिलियन ग्रास। तो इसको क्या कहते हैं? $1 बिलियन ग्रास के रूप में भी जानते हैं। और यह क्या है विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्रों की फसल है। राज्य में उत्पादित मंडुआ या रागी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कोदा कहते हैं। और इसकी मांग जापान में बहुतायत में है, और राज्य के पर्वतीय भागों में मंडुआ की खेती की जाती है यहाँ पर। ठीक है जी। इसके बाद है उत्तराखंड मिलेट मिशन। तो इस योजना की घोषणा की गई थी 16 फरवरी 2023 में, उत्तराखंड मिलेट मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक व जो मोटे अनाज हैं उसको बढ़ावा देना है, यानी उनका जो उत्पादन है उसको बढ़ाना है, जिसमें झंगोरा व मंडुए को क्या है मिड डे मील जो योजना है यहाँ पर हमारे स्कूलों में चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो मिड डे मील योजना में इसे शामिल किया गया। राज्य में मंडुआ, झंगोरा जैसे मोटे व पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा अंत्योदय कार्ड जो धारक है उनको ₹1 प्रति किलो की दर से यहाँ पर मंडुआ प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद है मक्का। मक्का उत्तराखंड में यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादक जिले हैं। तो सबसे पहला है देहरादून, फिर नैनीताल, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल क्या है आदि हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ फसल के अंतर्गत यहाँ पर मक्का के लिए जो मिनिमम सेल प्राइस यानी MSP है तो वह 2400 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई है। इसके बाद है अन्य जो फसल है वह है दलहन। तो यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक दलहन कृषि कहाँ यहाँ पर
गहत, उड़द और राजमा की होती है। रबी के मौसम में उत्पादन जो दलहन है जिसमें मटर, मसूर और चना है। साथ ही खरीफ के मौसम में अरहर, गहत, उड़द, लोबिया व सोयाबीन आदि क्या है, ये फसलें क्या हैं, दलहन के अंतर्गत यहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद तिलहनी फसलें हैं। तो यहाँ पर राज्य में 11 तिलहनी फसलें होती हैं, जिसमें 9 किसानों द्वारा मौसमी फसलों के रूप में बोई जाती हैं। इसमें सूरजमुखी, भंगजीरा व तिल क्या है, प्रमुख यहाँ पर खरीफ की फसलें हैं। जख्या क्या है, जख्या नामक जो खाद्य पदार्थ है, इसका प्रयोग दाल में तड़के के रूप में किया जाता है। शैवाल की खेती के लिए राज्य सरकार ने इजराइल कंपनी से समझौता भी किया है। ठीक है जी। इसके बाद मसाला उत्पादन की बात करें तो अदरक गतिविधि परियोजना का संचालन कहाँ पर है, चंपावत में किया जा रहा है। और साथ ही राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती यहाँ पर की जा रही है। मसालों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर क्या है, अदरक। तो मसालों में सर्वाधिक जो उत्पादन है तो यहाँ पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी और तृतीय स्थान पर कौन है, लहसुन है। तो सबसे पहला अदरक, दूसरा हल्दी और तीसरा लहसुन का यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में फरण एक प्रकार का क्या होता है, मसाला होता है। फरण क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर मसाला है। अब इसके बाद हमारा है फल उत्पादन। तो राज्य में सर्वाधिक यहाँ पर सेब का उत्पादन उत्तरकाशी में होता है, जिसके बाद नैनीताल में, फिर देहरादून में, फिर चमोली और टिहरी आदि जिलों में सेब उत्पादन किया जाता है। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है, न्यूजीलैंड ब्रांड, और जबकि अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से इसे बेचा जाता है। राज्य में सेब उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाए रखने के लिए मिशन एप्पल की यहाँ पर योजना चलाई जा रही है। और इसके तहत क्या उच्च उत्पादन क्षमता वाले जो उन्नत यहाँ पर हमारी प्रजातियाँ हैं और साथ ही सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था और तकनीक अपनाने पर बल दिया जा रहा है। उन्नत प्रजातियों को, जो उन्नत प्रजाति के किस्म के पौधे हैं तो उनको लगाया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था यानी कम से कम पानी में अधिक यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकें। साथ ही नई नई तकनीकों को अपनाने पर यहाँ पर बल दिया जा रहा है। साथ ही उद्यानपतियों को यहाँ पर राज्य सहायता द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके बाद उत्तराखंड में सेब का पहला बाग हरसिल के क्षेत्र में लगाया गया था। और राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत यहाँ पर सेब की नवीनतम जो यहाँ पर किस्में हैं, प्रजातियाँ हैं, उनको रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद लीची की बात करें तो लीची उत्पादन में यहाँ पर देहरादून जनपद का क्या है, प्रथम स्थान है। और भारत सरकार ने देहरादून को किस में रखा है, लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। और देहरादून के अंतर्गत नैनीताल और उधम सिंह नगर में लीची का यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा है संतरा व नींबू, एक ही वंश के पौधे होते हैं। इनकी खेती नैनीताल और अल्मोड़ा व देहरादून जनपद में की जाती है। ठीक है जी। देसी, नागपुरी, लड्डू व एम्पदर क्या है, सभी संतरे की यहाँ पर प्रजातियाँ हैं जिनका उत्पादन किया जाता है। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वेलनेट मिशन चलाया गया है। और इसमें पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल आदि जनपदों में अखरोट के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। नाशपाती, इसका उत्पादन यहाँ पर नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली आदि जिलों में होता है। इसके बाद है भमोरा। तो भमोरा क्या है, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में यह पाया जाता है और इसे हिमालयन स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं भमोरा को। यह क्या है, फल पोषण से भरपूर व औषधीय गुणों से युक्त होता है भमोरा। इसके बाद है ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट को उत्पादन को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट हेतु क्या है, 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कीवी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन क्या है, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत आदि जनपदों में किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर कीवी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में कीवी उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर सब्जी उत्पादन में यहाँ पर मुख्यतः हमारा आलू है। तो आलू क्या है, मुख्यतः 2 मौसम में, रबी एवं खरीफ में उत्पादित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में रबी मौसम में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ मौसम में आलू का उत्पादन होता है, आलू का प्रोडक्शन होता है। राज्य में उत्पादित मुख्य सब्जी क्या है, पहाड़ी आलू है। ठीक है जी। इसके बाद गडेरी है। तो गडेरी उत्तराखंड की लोकप्रिय सब्जी जो पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से उगाई जाती है। यह एक कंद सब्जी है और इसकी सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ क्या होती है, फाइबर, विटामिन व खनिज तत्वों से यह भरपूर होती है। इसके बाद है मशरूम उत्पादन। तो मशरूम उत्पादन की हम बात करें तो राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु क्या है, कुमाऊं मंडल में, नैनीताल जनपद के ज्योलिकोट और भवाली में एक एक कंपोस्ट इकाई की स्थापना की गई है तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत देहरादून में, शंकरपुर में
एक कंपोस्ट इकाई स्थापित है मशरूम उत्पादन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चाय उत्पादन। तो राज्य में सर्वप्रथम चाय उत्पादन जो प्रारंभ होता है 1823 से प्रारंभ होता है और गढ़वाल क्षेत्र के गडोली नामक स्थान जो कि पौड़ी जनपद में है। तो 1843 में यहाँ पर चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है जी। और वर्तमान में राज्य के 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। राज्य में सर्वप्रथम यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा चाय का जो बीज है वह कहाँ से मंगवाया गया था? चीन से मंगवाया गया था। और राज्य गठन के बाद राज्य की जो पहली चाय फैक्ट्री है उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से यहाँ पर स्थापित की गई। इसके अलावा चाय की अगर हम बात करें तो आर्द्र एवं उष्ण जलवायु का यह पौधा है, तो उसे आर्द्र और उष्ण जलवायु यहाँ पर चाहिए। साथ ही इसके लिए 200 से 250 सेमी वर्षा की आवश्यकता भी होती है, यानी अधिक वर्षा चाहिए होती है। और मध्य हिमालय व शिवालिक पर्वतीय के मध्य स्थित जो पर्वतीय ढाल होते हैं उन पर यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। उत्तराखंड में उत्पादित जो सर्वश्रेष्ठ चाय है वह ऑर्गेनिक चाय है। साथ ही उत्पादित चाय ब्रांड का नाम क्या है? कैच रखा गया है। और चागा चाय की विशेष किस्म क्या होती है? दारमा घाटी से प्राप्त होती है। हरी नगरी चाय फैक्ट्री कहाँ पर है? बागेश्वर के गरुड़ में स्थित है। राज्य में चाय के जो बागान है अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, टिहरी आदि जिलों में फैले हुए हैं। राज्य में ब्रिटिश काल से ही प्रसिद्ध जो चाय बागान है वह कहाँ कहाँ है? कौशानी, भीमताल, भुवाली, चौकड़ी और कोटाबाग में क्या है? यहाँ पर ब्रिटिश कालीन चाय बागान है। कोल्ड चेन। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग है, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर कुल क्या है? 24 कोल्ड चेन की स्थापना, यहाँ पर इकाइयों की स्थापना की गई, जिसमें 16 उधम सिंह नगर में है, नैनीताल में 2 है, हरिद्वार में 2 हैं और देहरादून में 2 हैं। तो यहाँ पर क्या है? 24 कोल्ड चेनों की यहाँ पर इकाइयों की स्थापना की गई है। इसके बाद बीजों से संबंधित आंदोलनों की बात करें तो नवधन्या आंदोलन क्या है? वंदना शिवा। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरदारी को क्रेडिट जाता है। बीज बम अभियान द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो नवधन्या यहाँ पर आंदोलन, वंदना शिवा, बीज बचाओ आंदोलन ये प्रवर्तक विजय जरदारी और बीज बम अभियान यहाँ पर द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो फिलहाल ये था हमारा उत्तराखंड में कृषि। इसके बाद जो नेक्स्ट है राज्य में संचालित जो कृषि योजना है वो अन्य चीज़ें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।